दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, जिस तरह बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न की शान बीरबल थे, उसकी तरह दरभंगा महाराज के दरबार की शान गोनू झा थे। ग्रामीणों की मान्यता है कि भरवाड़ा और आसपास के गांवों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए गोनू झा ने अपनी वाक चातुर्य से कमला मैया को पराजित कर गांव से विदा कर दिया था। दोस्तों, गोनू झा की चतुराई की मजेदार कहानी। एक बार की बात है, मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र परदेश से आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे एक चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोला, कितने सुंदर खरबूजे हैं। वर्षों से खरबूजे खाने को क्या, देखने को भी नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने यही बात दरबार में दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती। सारे दरबारी, मंत्री, पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा। गांवों में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते कि इस सर्दी के मौसम में खरबूजे कहाँ। जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग्य से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झा ही पूरी कर सकते हैं। सच है, इनके खेतों में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले खरबूजे लगे हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झा की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गोनू झा ने कुछ दिन का समय मांगा, फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिन बीतने पर भी गोनू झा दरबार में नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डरकर गोनू झा राज्य छोड़कर तो नहीं चले गए। एक सुबह जब मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे तो गोनू झा कई सेवकों के साथ आए। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकने जमीन पर रख दिए। उसमें खरबूजे थे। यह देख नरेश खुश हो उठे। उनके मित्र ने कहा कि आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूं। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो गोनू झा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनू झा की चतुराई पर दंग रह गए। गोनू झा की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसा, वाह गोनू झा, समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने गोनू झा को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उसको शाबाशी दी कि तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो, तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। गोनू झा ने व्यापारी का राज कैसे खोला। गोनू झा ने व्यापारी का राज करने के लिए एक तरकीब अपनाई। जब राज दरबार में व्यापारी संदूक लेकर पहुंचा और राजा को बोला कि आपके दरबार में कोई भी ज्ञानी व्यक्ति यदि यह बता देगा कि मेरे संदूक में क्या है, तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। व्यापारी ने यह भी कहा था कि मैं बिना बीज और पानी के पेड़ उगाता हूँ। इससे गोनू झा को थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था कि व्यापारी की संदूक में क्या हो सकता है। गोनू झा ने व्यापारी के सवाल का जवाब देने के लिए एक रात की अनुमति मांगी और यह शर्त रखी कि रात भर व्यापारी उनके यहाँ ठहरेगा। सुरक्षा का भी पर्याप्त बंदोबस्त किया गया था ताकि संदूक बदल ना जाए। व्यापारी गोनू झा के यहाँ ठहरा। गोनू झा ने रात भर व्यापारी से गपशप की और बातों बातों में व्यापारी से यह पूछ लिया कि यदि बिना बीज पानी के पेड़ उगाते हो तो आपके पेड़ में तरह तरह के फूल भी खिलते होंगे, और वह भी रात में। क्या आप रात में पेड़ लगाकर तरह तरह के फूल खिला सकते हैं? व्यापारी अहंकार में आकर बोला, क्यों नहीं, मेरे पेड़ में तो रात में ही फूल अच्छे लगते हैं और उनमें रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। इस तरह गोनू झा को अंदाजा हो गया था कि व्यापारी के संदूक में आतिशबाजी है,
क्योंकि आतिशबाजी को जलाने पर ही रात में रोशनी होती है और रंग बिरंगे फूलों जैसा नजारा होता है। इस तरह गोनू झा ने व्यापारी का राज जान लिया और अगले दिन सुबह राज दरबार में एक आतिशबाजी चलाकर महाराज को बता दिया कि व्यापारी के संदूक में आतिशबाजी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 3 बुरे वक्त में ही हित और अहित की पहचान होती है। ये कहानी गोनू झा के गांव की है। उनके गांव में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अलग अलग ऐसे कि कुछ लोग उनकी बुद्धिमता और चालाकी के कायल थे तो कई लोग उनसे बहुत जलते थे, मगर मुंह पर उनके हितैषी बने फिरते थे। गोनू झा को धीरे धीरे शक होने लगा था कि जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो बस दिखावा भर है। वो अब लगे सोचने की कैसे इन गांव व घर के लोगों के अनमोल प्यार की परीक्षा ली जाए। अगर बात सिर्फ गांव वालों की होती तो गोनू अपनी बुद्धि और चालाकी से उन्हें तुरंत परख लेते, लेकिन उन्हें तो अपने घरवालों की बातों में भी मिलावट की बास आने लगी थी। आखिरकार उन्होंने सोचा कि क्यों न सबको एक बार में ही परख लिया जाए। काफी सोचने के बाद गोनू झा ने एक प्लान तैयार कर लिया। अब गांव में रहने वाले तो तड़के ही उठ जाते हैं, मगर गोनू झा एक दिन सुबह उठे ही नहीं। पूरा गांव उठकर खेतों में चला गया पर गोनू झा नहीं उठे। दोपहर होने हो आया मगर गोनू झा बिछौना नहीं छोड़े। ओझाइन को अब संदेह होने लगा कि अभी तक वो उठे क्यों नहीं। जब ओझाइन गोनू झा के कमरे में आई तो क्या देखती है, झाजी के मुंह से तो गांठपोटा निकला हुआ था और बेचारे बिछौना से नीचे एक कोना में लुढ़के पड़े थे। ओझाइन तो लगी कलेजा पीटकर वहीं चिल्लाने, आही रे दया, रे बाप रे बाप। बेटा भी मां की आवाज सुनकर बाबू के कमरे में आया। नजारा देखकर उसका भी कलेजा दहल गया। वो भी लगा फफक कर रोने। इधर ओझाइन कलेजा पर दुहत्थी मार मार कर रोए जा रही थीं, उधर बेटा कहे जा रहा है कि हमारा सब कुछ कोई ले ले, बस मेरे बाबूजी को लौटा दे। अब इस तरह की खबर तो आग की तरह फैलती है। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में हल्ला मच गया कि गोनू झा नहीं रहे। इस महादुखद खबर को सुन गोनू से उनके मरने पर अपने खर्चा पर गंगा भेजने का वादा करने वाले मुखिया भी पहुंच गए। गोदान का भरोसा दिलाने वाले सरपंच बाबू भी पीछे पीछे चले आए। पहुंचते ही लगे दोनों आदमी गोनू झा जी के बेटा को समझाने। हाँ, बड़े प्रतापी आदमी थे। विध का यही विधान था, अब इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं। उधर जिंदगी भर झा जी का चिलमची रहा अकलू हजाम औरत जात में ज्ञान बांट रहा था। करनी देखो मरनी बेला। देखा, गोनू झा जैसे उम्र भर सबको बुड़बक बनाते रहे, वैसा ही चटपट में अपना प्राण भी गया। सारा भोग बांकिए रह गया। सरपंच बाबू ओझाइन को दिलासा दिए, झा जी बहुत धर्मात्मा आदमी थे, सीधे स्वर्ग गए हैं। अब इनके पीछे रोने पीटने का कोनो काम नहीं है। कुछ रुपया पैसा रखे हैं तो गोदान करा दीजिए, बैकुंठ मिलेगा। उधर मुखिया जी गोनू के बेटे को बोले, जल्दी करो बेटे, घर में लाश ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, ऊपर से मौसम भी खराब है। प्रभुआ और सीताराम को तुम्हारे गांची में भेज दिया है आम की लकड़ी काटने, जल्दी से लेके चलो। झाजी के बेटे की सहमति से मुखिया के इशारे पर 2 आदमी झाजी को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगे। लेकिन गोनू झा की कदकाठी जितनी बड़ी थी, उनके घर का दरवाजा उतना ही छोटा था। जब जिंदा थे तो झाजी झुककर निकल जाते थे, लेकिन अभी लोग बाहर ला ही नहीं पा रहे थे। तभी केशव बाबू कड़क कर बोले, अरे सुरजा बढ़ी को बुलाओ, दरवाजा काट देगा। सूरज बढ़ई तुरंत औजार पाती लेकर हाजिर भी हो गया। इधर जब झाजी के बेटे को लगा कि दरवाजा काटने से घर का नुकसान होगा तो वो बोल पड़ा, रुको हो सूरज भाई, बाबूजी तो अब रहे नहीं। बाबूजी बड़ा शौक से ही दरवाजा बनवाए थे।
इसको काटने से उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगा। अब तो वो दिवंगत हो गए, शरीर तो उनका रहा नहीं, सो उनका पैर बीच से काटकर छोटा कर दो, फिर आराम से निकल जाएंगे। हूं करके सूरज बढ़ई ने जैसे ही झाजी के घुटना पर आरी भिड़ाया कि गोनू झा फटाक से उठकर बैठ गए और बोले, रुको, अभी हम मरे नहीं हैं। ये तो हम तुम सब लोगों का परीक्षा ले रहे थे कि मुंह पर ही खाली अपने हो कि मरे के बाद भी। अब तो सरपंच बाबू, मुखिया जी, अकलुआ हजाम, सूरज बढ़ी और उनका अपना बेटा, सबका मुंह बसिया जलेबी की तरह लटक गया। आखिर सबकी कलई जो खुल गई थी। गोनू झा तो नकली मर के असली जी गए, लेकिन तभी से ये कहावत बन गया कि गोनू झा मरे, गांव को पढ़े। सीख, बुरे वक्त में ही हित और अहित की पहचान होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4 गोनू झा और चोरों की मजदूरी मजेदार कहानी। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में एक विषय पर शास्त्रार्थ का आयोजन किया। राजा ने जीतने वाले को 100 बीघा जमीन इनाम में देने की घोषणा भी कर दी। फिर क्या था, आसपास के हर गांव से शास्त्रार्थ के लिए विद्वान लोग राजा के दरबार में पहुंच रहे थे। इधर गोनू झा को इस तरह के शास्त्रार्थों में जाना अपमानजनक लगता था, परंतु जब गोनू झा के गांव वालों ने उनसे शास्त्रार्थ के लिए जाने का अनुरोध किया तो गोनू झा ने कहा, यह राजा शास्त्रार्थ को तीतर पटेर की लड़ाई समझता है, मैं ऐसे किसी शास्त्रार्थ में नहीं जाऊंगा। पर गांव वाले थे कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। उन्होंने इस बात को गांव की प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। काफी मानव नॉवल के बाद आखिरकार गांव वालों ने गोनू झा को शास्त्रार्थ के लिए तैयार कर ही लिया। राजा के दरबार में गोनू झा ने उस शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया। आखिर परम विद्वान जो ठहरे। अब राजा को अपने वचन के अनुसार 100 बीघा जमीन गोनू झा को इनाम स्वरूप देनी थी। जब इनाम देने की बारी आई तो राजा के कुछ दरबारियों ने उसके कान भर दिए और दरबारियों के षड्यंत्र में पड़कर राजा ने वर्षों से बंजर पड़ी जमीन में से 100 बीघा जमीन गोनू झा को दे दी। गोनू झा और उनके गांव वालों ने जब जमीन देखी तब उन्हें बड़ा दुहक हुआ। उस बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया जा सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि कोई मजदूर उस जमीन में हाथ नहीं लगाना चाहता था। पर गोनू झा ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, आप सभी चिंता मत कीजिए, 1-2 दिन में ही मैं इसका कोई अच्छा उपाय कर लूंगा। बस आप लोग गांव में यही बात फैला दीजिए कि गोनू झा बहुत बड़ा शास्त्रार्थ जीत कर आए हैं और उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिला है। गांव वालों ने गोनू झा के कहे अनुसार काम कर दिया। बात जंगल के आग की तरह चोरों के टोली तक पहुंच गई। इस तरह की बातें चोरों को सबसे प्रिय होती है। गोनू झा स्वयं भी दिन भर घूम घूम कर अपनी विजय की कथा और राजा द्वारा किए गए मान सम्मान की बात फैलाते रहे। रात हुई तो गोनू झा घर पहुंचे। कल पर जाकर हाथ मुंह धोकर जैसे ही वे घर के अंदर आए कि उन्हें बाड़ी में कुछ हलचल सी लगी। वे समझ गए कि उनकी योजना सफल हो रही है और इनाम की खबर पाकर चोर आ गए हैं। वे अपने मन में कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उनकी पत्नी ने पूछा, 4 दिन से कहां से बेगारी कर लौटे हैं? पहले लोटा दीजिए, खाना लगाइए, फिर बताता हूं। गोनू झा ने बड़े प्रेमपूर्वक उत्तर दिया। आप क्या कह रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। गोनू झा की पत्नी ने पूछा। अब तक तो चोरों के कान खुलकर सूप जैसे हो गए थे। वे गोनू झा के घर की दीवार से सांस रोक कान सटाए इनाम के बारे में सुनना चाह रहे थे।
जब गोनू झा को तसल्ली हो गई कि चोर उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को घर की दीवार की तरफ ले जाकर फुसफुसाते हुए बोले, आप तो जानती ही हैं, हर बार मैं शास्त्रार्थ जीत कर आता हूँ तो राजा महाराजा सोना चांदी अशर्फी देकर भेजते हैं और उसके बाद चोर सेंध मारने के लिए ताक लगाए रहते हैं। हमने इस बार राजा से कहा कि हमें घर ले जाने के लिए कुछ भी मत दीजिए। आप लोगों की दी हुई चीजें हमारी रात की नींद ले उड़ती हैं। तो फिर कुछ दिया भी उन्होंने या आप बस ज्ञान ले देकर आ गए? गोनू झा की पत्नी की चिंता जायज ही थी। उधर चोरों की जिज्ञासा भी उनकी पत्नी के साथ बढ़ रही थी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गोनू झा ने कहा। सुनिए, राजा के पूर्वज हजारों सालों से अपने खजाने एक सुरक्षित राजकीय भूमि के अंदर छिपाते आए हैं। अब तक वह खजाना 100 बीघे जमीन में दबाया जा चुका है। चूंकि जमीन बंजर है, इसलिए भूल से भी कोई भैंस भी चराने उधर नहीं जाता, खेती तो दूर की बात है। इस बार जब मैंने शास्त्रार्थ जीता तो राजा ने वह 100 बीघे की पूरी जमीन मुझे दे दी। अब हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, 1 तोला सोना खजाना खोद कर ले आएंगे। अब समझिए कि हमारी आने वाली 100 पुश्तें आराम से बैठकर जिंदगी गुजर बसर कर सकती है। पर वह है कहाँ? गोनू झा की पत्नी ने पूछा। वह आपको नहीं बताऊंगा। आप बहुत खर्चीली हैं और आपके पेट में कोई बात पचती भी नहीं, गोनू झा ने कहा। वह तो ठीक है, पर भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो 100 पुश्त के लिए धन रहते हुए भी हम सब भूखे मर जाएं। पत्नी की इस बात पर कुढ़ते हुए भी गोनू झा ने फुसफुसाते हुए वह जगह बता दी जहां राजा ने गोनू झा को जमीन दी थी। ठीक है, पर अब मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। सुबह सूर्योदय से पहले ही मैं जाकर 1 तोला सोना खोद लाऊंगा। गोनू झा की बात पूरी हुई कि सारे चोर उड़नछू हो गए। सारे चोरों ने मिलकर विचार विमर्श किया कि 1-2 तोले से वे क्या करेंगे। उन्होंने पूरा खजाना खोदने की ठान ली। फिर क्या था, उन कुछ चोरों ने मिलकर आसपास के सारे चोरों को इकट्ठा किया और सब कुदाल खंती लेकर उस बंजर खेत में कूद पड़े। सारे चोर उत्साह और पूरी ताकत से उस बंजर जमीन को गहराई तक खोदने लगे। चोरों ने सूर्योदय से पहले ही सारा खेत खोद डाला, पर खजाना तो दूर, 1 कौड़ी भी नहीं मिली। इससे पहले कि वे गोनू झा की होशियारी और अपनी बेवकूफी पर खींचते, गोनू झा खांसते हुए आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सारे चोर 9-2-11 हो गए। गोनू झा उन्हें आवाज देते हुए बोले, अरे भाई, रात भर इतनी मजदूरी की है, मेहनताना तो लेते जाओ, कम से कम जलपान ही करते जाओ। पर चोर थे कि उन्हें भागने में ही अपनी भलाई दिखी। गोनू झा अपने साथ 8-10 मजदूर और बीज लेकर आए थे। उन्होंने पूरे खुदे हुए जमीन में बीज डाला। उस साल और उसके बाद हर साल गोनू झा के खेत में इतनी फसल हुई कि सचमुच उनकी सारी दरिद्रता मिट गई। गांव वाले एक बार फिर गोनू झा की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। आज से लगभग कुछ 100 पहले मिथिला राज्य में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था भरौरा। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। कुल 3 लोगों का परिवार था, एक विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम गोनू झा और छोटे पुत्र का नाम भोनू झा था। गोनू झा बहुत चतुर, हाजिर जवाब और तेज बुद्धि के स्वामी थे। आज से लगभग कुछ 100 पहले मिथिला राज्य में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था भरौरा। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। कुल 3 लोगों का परिवार था, एक विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम गोनू झा और छोटे पुत्र का नाम भोनू झा था। गोनू झा बहुत चतुर, हाजिर जवाब और तेज बुद्धि के स्वामी थे। सारे गांव में उनकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी गोनू झा ने संभाल रखी थी।
कुछ खेत थे उनके, जिसमें खेती करके उनके परिवार का गुजारा हो जाता था। वृद्धा माँ अपने बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम से बहुत खुश रहती थी। उनको अपने छोटे बेटे की बड़ी फिक्र रहती थी। उन्हें लगता था कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद भोनू ना जाने कैसे रहेगा। इस बारे में उन्होंने एक दिन गोनू से बात की। माँ ने कहा, बेटा गोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। मुझे तेरी तरफ से निश्चिंत हूँ। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धिबल है, जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ती। मगर भोनू की फिक्र है। वह साधारण बुद्धि का लड़का है। गोनू झा बोले, माँ, तू भोनू की फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना। मेरा भरोसा कर। भोनू को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आए। कुछ दिनों बाद गोनू का विवाह हो गया। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील, सुघड़ और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं गोनू भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह काली माँ के उपासक थे और नित्य पूजा पाठ किया करते थे। सारा गांव कहता था कि गोनू झा को माँ काली की कृपा से ही इतना बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी सभी प्रकार की समस्या लेकर गांव वाले गोनू झा के पास आते और गोनू झा चुटकी में उनकी समस्या का समाधान कर देते। जैसे कि अक्सर होता है कि धन और कीर्ति बढ़ जाने पर ईर्ष्यालु लोग और भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ गोनू झा के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे द्वेष रखने लगे, परंतु गोनू झा को न किसी से भय था और न किसी से मतलब। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर गोनू झा अपने बुद्धिबल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज में करा लेते थे। यद्यपि गोनू झा बहुत धनी न थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाता था। गोनू झा के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज से गोनू झा ने भली प्रकार अपनी मां का दाह संस्कार किया। गांवों में भोज प्रथा का चलन है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही स्थितियों में भोज करना होता है। गोनू झा भी विचार कर चुके थे कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार रीति अनुसार अपनी मां का भोज करेंगे, परंतु उनसे बैर रखने वाले तो जैसे इसी अवसर की ताक में थे। सभी विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी प्रकार गोनू झा को महाभोज के लिए उकसाया जाए। सब मिलकर उनके घर शोक प्रकट करने पहुंचे। इधर-उधर की बातें हुई और फिर एक ने बात छेड़ दी। झा जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो बन पड़ेगा वो तो करूंगा ही। गोनू झा ने कहा, अब प्रथा को तो मैं तोड़ नहीं सकता। यह ठीक बात है। दूसरे ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं। आसपास के 25 गांवों में आपका आना जाना है। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो, आपको निमंत्रण आता ही है। सो तो है। तीसरा बोला, भाई, अपने गोनू झा की प्रसिद्धि भी तो दूर दूर तक फैली है। सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो झा जी को 25 गांवों का मीठा महाभोज करना चाहिए। वो तो करेंगे ही। माता जी की आत्मा की शांति के लिए और गोनू झा की चहुओर फैली कीर्ति के लिए आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे माँ काली का दिया सब कुछ तो है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी। गोनू झा खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। वह समझ भी रहे थे कि लोग क्या षड्यंत्र रच रहे थे, पर फिलहाल उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रुपक्ष की सारी चालें चल जाएं। उनकी तो एक ही चाल उन पर भड़ी पड़ सकने में सक्षम थी।
भाई गोनू झा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है। गोनू झा ने कहा, चार पंचों की बात टालना भी तो उचित नहीं है। इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने गोनू झा अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांवों का मीठा महाभोज कर रहे हैं। फिर सारे विरोधी वहां से खुश होकर चल दिए। आपस में कहते भी जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया गोनू झा को। अब सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा बच्चू को। बड़ा सयाना बना फिरता था। अरे किसी को कुछ समझता ही न था। अब जब घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे तो पता चलेगा। मजा आ जाएगा। महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं तो भई छक्कर खाऊंगा। एक ने हंसकर कहा। और कौन तुमसे कम खाता है? देखना गोनू झा का दिवाला निकाल देंगे। सब ठठाकर हंस पड़े और सारे गांव में यह बात फैला दी। जो भी सुनता हतप्रभ रह जाता। गोनू झा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और यह बात सभी जानते थे। लगता है कोई गड़ा खजाना मिल गया है, किसी ने कहा। हो सकता है, वैसे माम बाप भी तो कुछ रख गए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें। पर मीठा महाभोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी एक बार ऐसी दावत मिलती थी। उधर गोनू झा जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। यह क्या कर आए आप? 25 गांवों के महाभोज की हामी भर ली। आसान काम समझ लिया क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? आरी भाग्यवान हामी मैंने नहीं भरी। गोनू झा मुस्कराए, यह तो उन लोगों की अपनी योजना है। तो आपको विरोध करना चाहिए था न। उन लोगों ने जो सोचा है वैसा ही होगा, पर कैसे होगा यह तो मैं करूंगा न। लगता है आपने कुछ सोच लिया है। पत्नी मुस्काई। अब जब दुश्मन वार करे तो चुप नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों की मनमर्जी पूरी करता हूं। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गईं। अपने पति की अक्ल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांवों में पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग गोनू झा की तारीफें करते न थकते थे। गोनू झा बस मुस्काते रहते। भोज का दिन करीब आ रहा था। गोनू झा बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल ले आए। अब तो कोई संशय ही बाकी न था। भोज के एक दिन पहले 25 गांवों में निमंत्रण भेजा गया। गोनू झा ने भोज की व्यवस्था खेतों में की और अगर सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल से ही भरौरा गांव में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। गोनू झा सबको कतार में बिठा रहे थे और उनके सामने पत्तल रख रहे थे। विरोधी परेशानी में थे, कहीं कोई हलवाई और भट्टी तो नजर ही नहीं आ रही। कैसा महाभोज है। 12 बजते बजते 25 गांवों के आदमी खेत में कतारों में बैठे थे और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब गोनू झा के आदेश पर उनके मित्रवर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। यह क्या? पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध में भरकर गोनू झा को फटकारा। गोनू झा, यह सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोले, क्या तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो 25 गांवों में निमंत्रण क्यों भेजा? काका, आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं। गोनू झा मीठे नरम स्वर में बोले, मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है?
आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नरम पड़ गए। गोनू झा की बात सही जो थी। बेटा यह बात तो ठीक है। एक और बुजुर्ग ने कहा, मीठा तो यह सबसे अच्छा है, पर तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को भोज करा देना भी पर्याप्त था। काका, गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज करने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों की भोजन की व्यवस्था तो मेरे पास थी। पर पर गोनू झा ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दाल की तरफ उठाई। ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लादा। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके यह महाभोज करना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांवों में प्रचार भी कर दिया। अब बताइए कि मैं क्या करता? विरोधी दाल को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी और उस पर गांवों के गणमान्य व्यक्ति उन्हें ही कोस रहे थे। आखिर विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भई मान गए गोनू झा को। 25 गांवों का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्च भी बचा लिया। और उन लोगों को भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब गोनू झा की तारीफ करते अपने अपने घर पहुंचे और उनकी पत्नी तो अपने पति के कारनामे पर फूली न समा रही थी। जरा से खर्च में महाभोज करने का चमत्कार गोनू झा के अलावा और कौन कर सकता था? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल का यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।